Assalamu alaikum dear friends, आप सबका वेलकम है. Dear friends, myself Amir. I am one of the faculty members of this institution and I am going to present the first lecture of our new course on environment and ecology. This course is especially for those students who are preparing for UPSC IS examination and JKPSC KS. और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने JK SSB का एग्ज़ाम भी देना है आगे. और आपको पता है कि वहाँ पे भी उन्होंने सिलेबस में दो जगहों पे बोथ इन जनरल स्टडीज़ एज वेल एज इन साइंस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को रखा है. तो यहाँ पे उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. उसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ये एक चीज़ मैं बताऊँ कि हम यहाँ पे जो फोकस हमारा रहेगा, चूँकि ये हमारा फोकस मेनली KS एंड JKPSC एस्पेरेंट्स के लिए है, IAS एस्पेरेंट्स के लिए. तो यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा कंप्रहेंसिव कवरेज ऑफ दिस इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. मे बी आफ्टर फिनिशिंग दिस और कहीं साथ में ही मैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट JK SSB के लिए भी लाऊंगा. उसमें बहुत ही कम होगा इससे. तो लेकिन यहाँ पे आपको मेनली यहाँ पे फोकस हमारा KS एस्पेरेंट्स एंड IAS एस्पेरेंट्स के लिए. यहाँ पे सबसे पहले बताऊँ मैं आपको कि इस पोर्शन का अगर हम वेटेज इसकी देखेंगे प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू में, तीनों जगहों पे अच्छी वेटेज है इसमें. प्रीलिम्स में आपके GS में आपका पता है उधर दो पेपर्स होते हैं, एक तो CSAT होता है और दूसरा GS होता है. GS में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन के 200 नंबर होते हैं. और वहाँ पे मान के चलिए आप 15 से लेके 20 क्वेश्चंस या 30 से लेके 40 मार्क्स आपके इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से होंगे. दैट मीन्स प्रीलिम्स में बहुत अच्छी वेटेज है. इसी तरह से मेंस में जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें आपको पता है जनरल स्टडीज़ का जो थर्ड पेपर है उसमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है. और वहाँ पे अगर हम देखेंगे 3 से लेके 4 क्वेश्चंस टोटल तो 250 मार्क्स होते हैं. अबाउट 20 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, वो अबाउट 12.5 क्वेश्चन मार्क्स होते हैं पर क्वेश्चन के. और यहाँ पे देखिए 3 से लेके 4 क्वेश्चंस आपके इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से आते ही आते हैं. दिस इज़ अ ट्रेंड. और इंटरव्यू की बात करते हैं. इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसके बारे में, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस कोर्स को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये कंप्रहेंसिव कोर्स है. इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. इंशाल्लाह मैं सब कुछ आपको क्लियर करूँगा 0 से लेके 100 तक और करंट अफेयर्स के साथ साथ. अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम सुप्रीम स्पीशी हैं और एनवायरनमेंट को हमने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है. तो हम पे जिम्मेदारी बनती है कि हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को पढ़ें ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें. इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम यूटिलाइज़ करें इस नॉलेज को. ठीक है, पता है आपको कि क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं काफ़ी सारे, जैसे फ्लड्स हैं, सुनामीज़ हैं, टॉर्नेडोज़, इसी तरह से अर्थक्वेक्स हैं, वॉल्केनिक एरप्शंस हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए. ठीक है, और कैसे हम मिटिगेट करेंगे, क्या स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए एनवायरनमेंट के मुतालिक, वो हम तभी कर सकते हैं जब हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की अच्छी नॉलेज रखेंगे. ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे कैसे हमें प्रोसीड करना. देखिए, सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स को सीखेंगे. जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो सारे हम सीखेंगे. अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, आपको 0 पता है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा. हमें बराबर 100% ये कवर करना है बेसिक कंसेप्ट्स को. बेसिक कंसेप्ट्स में आपका इकोसिस्टम आता है, आपकी बायोडाइवर्सिटी आती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन आता है. इकोसिस्टम में आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर क्या है, इकोसिस्टम का फंक्शनिंग क्या है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, एनर्जी फ्लो क्या होती है, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होती हैं, या प्रोडक्टिविटी क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. ऐसे ऐसे बहुत कुछ आप इसमें पढ़ेंगे. इट इज़ इन इटसेल्फ वेरी ह्यूज दिस इकोसिस्टम एंड इट इज़ फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर. उसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी पे आएंगे. बायोडाइवर्सिटी में हम देखेंगे कि डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा. और उसके बाद हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या एफर्ट्स हम करते हैं, कौन कौन से रेड लिस्ट क्या है और उसमें कौन कौन से स्पीशीज़ हमें थ्रेटेंड है क्या है, तो उनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम जब पोल्यूशन की बात करेंगे हम पढ़ेंगे उसमें
एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो उसमें हम एसिड रेन की बात करेंगे, ओशन एसिडिफिकेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ये रिसेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में फेवरेट रहते हैं, तो उनको भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स के बाद हम आएंगे नेक्स्ट लेवल पे, जिसमें हम क्या करेंगे, हम इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे क्या एफर्ट्स हैं, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, वो सारे पढ़ेंगे। वो कंप्रहेंसिव वे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे आपने सुना होगा UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। CBD आपने सुनी होगी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। या UNFCCC के तहत काफ़ी सारे कॉप्स हो गए, कन्वेंशन ऑफ 40s हो गई, जिसमें इंपॉर्टेंट ये याद रखेंगे COP21 पेरिस एग्रीमेंट। या प्रोटोकॉल्स काफ़ी सारे हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टिजिना प्रोटोकॉल, समिट है, रियो समिट है, किगाली एग्रीमेंट। ये सारी चीज़ें हम इंटरनेशनल लेवल एफर्ट्स देखेंगे, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या क्या कन्वेंशंस हैं, ट्रीटीज़ हैं, तो ये सब कुछ हम देखेंगे इसमें। नेशनल लेवल पे भी हम फिर देखेंगे इसी के साथ साथ कि काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं। जैसे हमारा आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, इसी तरह से नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। हमारा आता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज या ग्रीन इंडिया मिशन। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसी तरह से, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे जो हम क्लियर करेंगे। और यहाँ पे और एक चीज़ है जिसके बिना ये सारी नॉलेज अधूरी है, दैट इज़ करंट क्या हो रहा है इसके बारे में, करंट अफेयर्स जो इसका है। करंट अफेयर्स आपको अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटोकॉल रहेगा इसको पढ़ने के लिए। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आएंगे आज के टॉपिक पे। आज मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा, ये याद रखिएगा, मैं डेप्थ में आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से, ठीक है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में जब हम लेते हैं तो एक सीक्वेंशियल वे में जाते हैं। एनवायरनमेंट को पहले लेते हैं। एनवायरनमेंट क्या है, देखिए, दिस इज ऑल दैट सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म। सराउंडिंग्स, मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं डियर्स, या आप लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एंड जो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। देखिए, एनवायरनमेंट क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास जो कुछ भी है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज इट इज एनवायरनमेंट। और सराउंडिंग्स में क्या क्या हो सकता है, देखिए, वहां पे या तो नॉन लिविंग पोर्शन हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ठीक है। इसी बेस पे हम इसको दो कंपोनेंट्स में सराउंडिंग्स को डिवाइड करते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरे क्या होते हैं जिनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। अगर आप लिखेंगे भी साथ साथ वो बेटर रहता है, जब लिखते हैं तो वो याद भी रहता है। Abiotic components and biotic components. Abiotic refers to non-living components of the ecosystem. Non-living, okay? Non-living. और ये biotic living components. अब यहाँ पे जब हम समझेंगे abiotic components में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे आपको पता है सॉइल है, ठीक है, वाटर है, एयर है, अच्छा, एनर्जी है, ठीक है, टेम्परेचर है, आपके ग्रेविटी है। ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, ये सब कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। इसी तरह से बायोटिक कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं, इसमें आपके प्लांट्स आते हैं, आपके एनिमल्स आते हैं, क्योंकि ये लिविंग है ना, एनिमल्स आते हैं, आपके बैक्टीरिया आते हैं, फंजे आते हैं। ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, दे कलेक्टिवली फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द सराउंडिंग्स। यहाँ पे एक कंसेप्ट आप जहन में रखेंगे कि वहाँ पे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, वहाँ पे कोशिश करते हैं वो एलिमिनेट करने की, कि स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं करना, हमें स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करना है, जो रहेंगे वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएंगे। तो वो कभी ऐसा वहाँ पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे कभी वो ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट इज़ एन इको फैक्टर, मतलब इसके आसपास क्वेश्चन आ सकता है, इको फैक्टर। पता होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं है। इको फैक्टर, या जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर,
फैक्टर, या जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर भी, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर, ये पॉइंट वहां पे पूछ सकते हैं। तो ये समझने के लिए आपको समझना है कि कोई भी ऐसी चीज या ऐसी कंडीशन जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस करती है, दैट इज कॉल्ड एन इको फैक्टर। यहां पे आप देख सकते हैं, जब हम इन चीजों को देखेंगे, ये सॉइल, दिस इज वन ऑफ द नॉन लिविंग थिंग, वाटर नॉन लिविंग थिंग, एयर नॉन लिविंग थिंग, एनर्जी इट इज नॉट ए थिंग, ओके। यहां पे टेम्परेचर इट इज नॉट ए थिंग, ग्रेविटी इट इज नॉट ए थिंग, इट इज ए कंडीशन। दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। यहां पे प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजी, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या लिविंग थिंग्स आप कह सकते हैं। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, या कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस करती है, वो क्या कहलाता है? इको फैक्टर, या इकोलॉजिकल फैक्टर, या एनवायरमेंटल फैक्टर इस ऑर्गेनिज्म के लिए। समझ आ रहा है? ये याद रखेंगे आप। तो यहां पे ये सारे क्या हैं? दीज आर कॉल्ड इको फैक्टर्स, या इकोलॉजिकल फैक्टर्स, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। एनवायरमेंट के मुझे जहन में आते हैं कुछ पॉइंट्स, आप ये नोट कीजिएगा, या यहीं पे मैं लिखता हूं। देखिए, अगर वहां पे क्वेश्चन आता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब है, ये एसएसबी में अक्सर पूछते हैं, जून 5। अगर क्वेश्चन आता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ये कब है? मार्च 21। अगर क्वेश्चन आता है वर्ल्ड एनिमल डे, ये कब है? अक्टूबर 4, ओके। अगर वहां आता है ओजोन डे, ऐसे मुझे जहां जहां पे मैं लिखा हूं थोड़ा सा वो जहन में रखिएगा, ये एसएसबी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, 16 सितंबर, ठीक है, ये जहन में रखेंगे। अब यहां पे मैं क्या बता सकता हूं कि एनवायरनमेंट क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इको फैक्टर्स और इकोलॉजिकल फैक्टर्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच आर बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक इन नेचर। तो जो कोई भी फैक्टर सराउंड करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, ठीक है, कोई भी इको फैक्टर या इकोलॉजिकल फैक्टर, वो सब उसका क्या बनाते हैं? दैट फॉर्म इट इज एनवायरनमेंट। ये जहन में रखेंगे आप। ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक इकोलॉजिकल फैक्टर्स या इको फैक्टर्स टुगेदर फॉर्म द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब अगर आपसे कोई पूछेगा क्या एनवायरनमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेम रहता है हमेशा, इज इट स्टैटिक? यू शुड आंसर दैट नो, इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनेमिक। वाई? देखिए, टेम्परेचर क्या एक ही रहता है हमेशा? क्या सॉइल की कंडीशंस या वाटर की कंडीशंस वगैरह ये सब कुछ एक ही जैसे रहते हैं? नहीं, दे चेंज। या इसी तरह से प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज या बैक्टीरिया, फंजाई, इनका कंपोजिशन भी चेंज होता है। सो द this environment of an organism is not static, it is dynamic. All the eco factors keep on continuously changing. ओके, इतना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एनवायरनमेंट के बारे में काफी है। अब मैं डायरेक्टली आता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इकोलॉजी जो है, ये टर्म सबसे पहले किसने दी या किसने यूज की? जर्मन बायोलॉजिस्ट एक था जिसका नाम क्या है? अर्नेस्ट हेकल। कब? 1869 में ये टर्म दी उसने, इकोलॉजी टर्म, ठीक है। और अगर फादर की बात करें, इकोलॉजी के फादर की अगर पूछा जाएगा वहां पे, तो आप ये लिखेंगे यूजीन पी ओडम, ठीक है। अगर फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इकोलॉजी इन इंडिया, इकोलॉजी इन इंडिया, इसके फादर की बात की जाए तो आप वहां पे क्या लिखेंगे? आर मिश्रा। ये जनरली एसएसबी में पूछते हैं ये वाले क्वेश्चन, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं। अब लिटरल मीनिंग क्या है इस इकोलॉजी की? अगर हम लफ्जी माने इसका देखते हैं तो क्या है एक्चुअली इकोलॉजी? जो ये टर्म है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक टर्म्स, वन इज ऑइकोस, और दूसरी टर्म है
जिसे हम क्या कहते हैं, लोगोस। दो ग्रीक टर्म्स हैं। ओइकोस का मतलब क्या है, दिस इज होम, या इसे हाउस कहते हैं, या आप कह सकते हैं डिवेलिंग प्लेस या लिविंग प्लेस या डिवेलिंग प्लेस, डिवेलिंग प्लेस। लोगोस को हम कहते हैं स्टडी। तो हम इसमें स्टडी क्या करते हैं, स्टडी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं डिवेलिंग प्लेस की, लेकिन किसकी, डिवेलिंग, स्टडी ऑफ डिवेलिंग प्लेस ऑफ नेचर, कुदरत की डिवेलिंग प्लेस की स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे एनवायरनमेंट में जो नेचर ये कैसे वर्क करता है, ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, समझ आ रहा है। तो ये चीजें आपको जहन में रखनी है। अब यहां पे इकोलॉजी में जब हम देखते हैं, यहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहां पे एनवायरनमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनके साथ जो कि नॉन लिविंग पोर्शन होता है, क्या ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्या आपस में इंटरेक्शन होती है। सपोज यहां पे एक मैन है, ठीक है, मैन है, मैन के आसपास, या यहां पे मैं लेता हूं सपोज दिस इज फिश, फिश, दिस इज इंसेक्ट, इंसेक्टों को फिश खाती है, फिश को मैन कंज्यूम करता है, ठीक है। ये एक इंटरेक्शन होती है एनवायरनमेंट में बिटवीन दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सपोज अब यहां पे इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट को रहने के लिए सॉइल चाहिए कि नहीं, बिल्कुल। इसे वाटर चाहिए जिंदा रहने के लिए, यस। अच्छा, इसे एयर चाहिए, यस, इसको एयर भी, इसको टेम्परेचर चाहिए, यस, इसको ग्रेविटी चाहिए, यस। ये चीजें, ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ये इंसेक्ट को चाहिए। इसी तरह से फिश की बात करते हैं, क्या ये चीजें फिश को चाहिए, बिल्कुल फिश को चाहिए। क्या मैन को चाहिए, बिल्कुल मैन को भी चाहिए। तो इन सब के दरमियान जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनका एनवायरनमेंट होता है, किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में अगर हम देखेंगे, दे इंटरैक्ट विथ वन अनदर, आपस में इंटरेक्शन होती है, ठीक है। और इस इंटरेक्शन को अगर हम स्टडी करेंगे, इस इंटरेक्शन की स्टडी को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी क्या है, स्टडी, किसकी स्टडी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट एंड फिश के दरमियान, फिश और मैन के दरमियान, एंड बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। देखिए ये वाला है, फिश का नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन, इंसेक्ट की इंटरेक्शन, मैन की इंटरेक्शन। तो ये है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है किसी भी जगह अगर हम देखेंगे, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ये नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इस सारी इंटरेक्शन को जब हम स्टडी करते हैं, दैट स्टडी इज कॉल्ड इकोलॉजी। ये आप समझेंगे, दिस इज क्लियर, ओके। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। अब यहां पे एक चीज आपको समझना है कि ये जो इकोलॉजी है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जब इंसान इस दुनिया में आया, यहां पे मैं हेडिंग ही डाल देता हूं इसको, एक मिनट, हिस्ट्री की बात करेंगे हम, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, ओके। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जब इंसान दुनिया में आया, जब आया तो उसको अपनी एनवायरनमेंट को समझने की जरूरत थी, अगर उसे सर्वाइव अच्छे से करना था। तो एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश, जदोजहद पहले से ही थी, और स्टडी ऑफ इकोलॉजी बिगैन विद द मैन इटसेल्फ। और यहां पे इंडिया में अगर हम देखेंगे, इंडिया में जो एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं, यहां पे स्पेशली जो वैदिक पीरियड के टेक्स्ट्स हैं, जैसे जिसमें वेदास आते हैं, वेदास हैं आपके, या संहितास हैं, संहितास, ठीक है, ब्राह्मणास, ब्राह्मणास, उपनिषदास, ठीक है, ऐसे लिखूंगा, उपनिषदास, या आपके अरण्यकास आते हैं। ये आप हिस्ट्री में सारे पढ़ेंगे, या तो पढ़े होंगे आपने, अरण्यकास। इन सब में कहीं ना कहीं इकोलॉजी की जिक्र की गई है, ठीक है। तो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स, वैदिक टेक्स्ट्स में जिक्र की गई है। इतना ही नहीं, अगर हम देखेंगे एंशिएंट इंडिया में ही काफ़ी सारे ऐसे टेक्स्ट्स हैं जो कि इन एडिशन टू दीज वैदिक टेक्स्ट्स थे।
जैसे आपका आता है इसकी आयुर्वेदा पे संस्कृत टेक्स्ट एक है जिसका नाम है चरका संहिता, ठीक है। इसमें भी इकोलॉजी की जिक्र की गई है। आपका मेडिसिन एंड सर्जरी पे है, मेडिसिन एंड सर्जरी पे एक टेक्स्ट है सुश्रुता संहिता, सुश्रुता संहिता, ये भी इकोलॉजी का हवाला देती है, ठीक है। मतलब हिंट्स देते हैं इसमें उस तरह से इकोलॉजी नहीं है, ये वो आज की इकोलॉजी की तरह नहीं है, हिंट्स देते हैं प्लांट्स एनिमल्स के बारे में, उनकी इंटरेक्शन के बारे में। सो द इकोलॉजिकल स्टडीज हैज इट्स रूट्स फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। लेकिन जो ये स्टडी हम इकोलॉजी की करते हैं, हम किस लेवल पे करेंगे? देखिए, दुनिया में जब हम देखेंगे, दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये कहाँ पे होते हैं? इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतनी बड़ी अर्थ है। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो ये सपोज ये अर्थ है, इसका कोर है बीच में, फिर है मेंटल, फिर है ऊपर क्रस्ट। क्रस्ट भी बहुत ही ज़्यादा डीप है, इसमें भी नीचे नीचे लाइफ नहीं है, अपर पोर्शन ऑफ क्रस्ट पे लाइफ है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे जो वाटर बॉडीज होती हैं, डीप वाटर बॉडीज होती हैं, डीप वाटर बॉडीज में नीचे लाइफ नहीं है, नीचे लाइफ नहीं है डीप वाटर बॉडीज में। मैक्सिमम लाइफ इज कंसंट्रेटेड ऑन द अपर पोर्शंस ऑफ दिस हाइड्रोस्फीयर, आई कैन से। अभी वाटर बॉडी याद रखिए, वाटर बॉडीज। इसी तरह से जो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक है, लेकिन जो हाई अपर एटमॉस्फेयर है उसमें लाइफ नहीं है, इसमें भी लोअर एटमॉस्फेयर में ही लाइफ है। तो लाइफ कहाँ पे है? ये एक ऐसे रीजन में है जो कि जंक्शनल जोन है बिटवीन दीज थ्री रीजन्स। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, दिस इज अर्थ क्रस्ट का ऊपर का रीजन जो होता है इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के ऊपर वाले पोर्शन में। और इसी तरह से जो ये वाटर बॉडीज हैं जिनको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर इसके ऊपर वाले रीजन्स में। ये जो जंक्शनल रीजन है बिटवीन द थ्री, एक डायग्राम के जरिए हम दिखा सकते हैं। सपोज दिस इज हाइड्रोस्फीयर, दिस इज सपोज लिथोस्फीयर, एंड दिस इज सपोज दिस इज लिथोस्फीयर, दिस इज सपोज एटमॉस्फेयर, ठीक है। एक मिनट, एटमॉस्फेयर यहाँ पे, ये जो ये जंक्शनल रीजन है, जंक्शनल रीजन बिटवीन द थ्री, जो कि बहुत ही छोटा रीजन होता है, दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर, दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर। यहाँ पे लाइफ है। लेकिन क्या हम डायरेक्टली बायोस्फीयर की लेवल पे इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, कि इसके नीचे भी कहीं पे इकोलॉजिकल लेवल्स हैं जो कि हम स्टडी कर सकते हैं? यहाँ पे मैं लिखूंगा एक क्वेश्चन, अब आप फिर समझेंगे क्यों हमने ये लिखा। दैट इज लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा डियर्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए। तो अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है तो वो भी कमेंट में लिखा कीजिएगा, क्योंकि बाकियों में टू शेयर इन्फॉर्मेशन इट इज़ वेरी मतलब बहुत ही अच्छा काम है। अगर मुझसे कुछ मिस होता है, आप कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हम किस लेवल पे दिस इकोलॉजी को स्टडी करते हैं, या हम कह सकते हैं लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज। सबसे ऊपर वाली लेवल जो अभी हमने देखी वो क्या है? सबसे बड़ी लेवल जो है वो हम बायोस्फीयर की स्टडी कर सकते हैं, बायोस्फीयर। लेकिन इसके नीचे भी बहुत सारे स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टडी जो हो सकती है इकोलॉजी की, वो इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती है, इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती है। और इसके बाद मैं बताऊंगा, अभी सिखाऊंगा कुछ पॉइंट्स के बाद। इसके बाद हम पॉपुलेशन लेवल पे इकोलॉजी स्टडी कर सकते हैं, पॉपुलेशन। उसके बाद हम कम्युनिटी लेवल पे इकोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद इकोसिस्टम की लेवल पे, इकोसिस्टम। उसके बाद आपका आ जाता है, काफी सारी बुक्स नहीं लिखते हैं लेकिन मैं लिखूंगा, लैंडस्केप लेवल, लैंडस्केप इकोलॉजी जिसे कहते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है बायोम्स, बायोम। और उसके बाद ये सबसे बड़ा जिसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। ये कभी लिखता ही नहीं है, स्फीयर।
अब देखिए, जितना हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, द कंप्लेक्सिटी एंड साइज इंक्रीजेस, ओके, इंक्रीज हो रहा है, समझ आ रहा है। यहां पे जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, अब एक एक करके थोड़ा सा मैं बताऊंगा, दो दो चार चार पॉइंट्स उतना ही आज पढ़ेंगे। इंडिविजुअल की बात करते हैं। इंडिविजुअल क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ए कैट, ए डॉग, ए मैन, ए वॉलनट ट्री, एन एलिफेंट, दीज आर ऑर्गेनिजम्स, इनको हम इंडिविजुअल कह सकते हैं, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल लेवल की इकोलॉजी हम स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी। क्या कहते हैं? या ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी, बेहतर से ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी। और यही इंडिविजुअल्स अगर एक ज्योग्राफिकल रीजन में हैं, सपोज यहां पे एक, फॉर एग्जांपल यहां पे ये ग्रास है, ओके, यहीं से थोड़ा मैं सिखाऊंगा आपको। इसके बाद यहां पे एक डियर भी है, ठीक है। यहां पे फॉर एग्जांपल लाइन भी है, ठीक है। देखिए, ग्रास जो है, ग्रासेस की कोई स्पीशीज, दिस इज एन इंडिविजुअल। डियर, दिस इज एन इंडिविजुअल। लाइन, दिस इज एन इंडिविजुअल। लेकिन यहां पे जब हम देखेंगे इस ज्योग्राफिकल एरिया में, दिस ग्रास के सारे इंडिविजुअल्स जब हम कैलकुलेट करेंगे इस ज्योग्राफिकल रीजन में, ग्रासेस के सारे इंडिविजुअल जब कैलकुलेट करेंगे इस ज्योग्राफिकल रीजन में एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट फॉर्म्स द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में दो चीजें हैं, एक होता है ज्योग्राफिकल एरिया, या हम कह सकते हैं डिफाइंड एरिया, एक ये है। दूसरा एट द सेम टाइम, तीसरा पॉइंट सेम स्पीशीज, ओके, सॉरी, सेम स्पीशीज। ग्रास के ही हम कैलकुलेट करते हैं, कोई और स्पीशी नहीं कैलकुलेट। यहां पे डियर भी है, लाइन भी है, नहीं, इनको हम लेते नहीं है, ग्रासेस ही कैलकुलेट करते हैं, इनका नंबर कैलकुलेट करते हैं और इसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कैलकुलेट करते हैं। और एक ही टाइम पे, ये नहीं कि आज के टाइम पे ग्रासेस देखेंगे, फिर आने वाले ग्रासेस अगले साल, पिछले साल कितने थे वो भी कैलकुलेट करेंगे, नहीं, एट द सेम टाइम, स्पेसिफिक टाइम, सेम स्पीशीज, सेम इन अ डिफाइंड ज्योग्राफिकल रीजन या डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। जब हम सबको कैलकुलेट करते हैं, दैट फॉर्म्स द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज, यहां की पॉपुलेशन। अब एक पॉइंट आपको समझना है कि ये ज्योग्राफिकल एरिया ये हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम ये छोटा, फॉर एग्जांपल ये छोड़िए, हम लेते हैं कश्मीर की पॉपुलेशन, ह्यूमन्स की, हम कहते हैं ह्यूमन्स की कश्मीर में पॉपुलेशन इतनी है, फिर कहते हैं ह्यूमन्स की इंडिया में इतनी पॉपुलेशन, फिर कहते हैं ह्यूमन्स की वर्ल्ड में इतनी पॉपुलेशन है। सो वी आर चेंजिंग दिस ज्योग्राफिकल रीजन, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। तो ये ज्योग्राफिकल रीजन हम अगर ज़्यादा बड़ा लेंगे तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, कम रखेंगे तो कम पॉपुलेशन होगी। सो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है कि पॉपुलेशन जब हम देखते हैं सेम स्पीशी की एट द सेम टाइम एंड इन अ डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। और पॉपुलेशन की स्टडी को, अगर इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन हम स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी, ये जहन में रखेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, चाहे स्पीशीज इकोलॉजी आप पढ़ें या पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ें, पॉपुलेशन लेवल से नीचे जो भी आप इकोलॉजी पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सीन इकोलॉजी। ये टर्म याद रखिएगा, ये पूछी गई है कई बार, सीन इकोलॉजी। और अगर इस लेवल, पॉपुलेशन की लेवल से ऊपर हम हायर जाते हैं, वहां की इकोलॉजी स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड, सॉरी, दिस वन इज कॉल्ड ऑट इकोलॉजी। एक मिनट, ये गलत हो गया था, ये कहां पे है इसका, दिस इज कॉल्ड ऑट इकोलॉजी, एंड इस पॉपुलेशन लेवल से ऊपर जब हम इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड सीन इकोलॉजी। रिमेंबर, जैसे अभी हम पॉपुलेशन के ऊपर कहां पे इकोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे, इकोसिस्टम की लेवल पे, लैंडस्केप लेवल, बायोम लेवल या बायोस्फीयर लेवल पे, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड सीन इकोलॉजी। मोस्टली ये टर्म सीन इकोलॉजी इससे, कम्युनिटी इकोलॉजी से के बदले यूज़ की जाती है। इनको ज़्यादा यूज़ नहीं, इनको ज़्यादा रेफर नहीं किया जाता है, ज़्यादा कम्युनिटी इकोलॉजी को ही सीन इकोलॉजी कहते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि इकोसिस्टम इकोलॉजी, लैंडस्केप इकोलॉजी, बायोम इकोलॉजी, बायोस्फीयर, इनकी स्टडी भी सीन इकोलॉजी में रखते हैं हम। तो ये आपको जहन में याद रखना।
नेक्स्ट थिंग, यहां पे नेक्स्ट स्टेज जो है पॉपुलेशन के बाद, यहीं पे मैं दिखाता हूं, दैट इज स्टडी ऑफ इकोलॉजी एट विच लेवल, अभी हमने दिखाया कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी क्या है, देखिए अभी मैं यही डायग्राम पे आ जाता हूं जो मैंने अभी बनाया। आप देख सकते हैं कि कोई भी ज्योग्राफिकल रीजन हम देखते हैं उसमें एक ही किस्म की पॉपुलेशन नहीं होती है, एक ही स्पीशीज की पॉपुलेशन नहीं होती है। वहां पे यहाँ पे ग्रासेस भी मिलेंगे, हमें डियर भी मिलेंगे, डियर की पॉपुलेशन भी मिलेगी, लायन की पॉपुलेशन भी मिलेगी, और काफ़ी सारे और भी स्पीशीज होंगे जिनकी पॉपुलेशन हमें मिलेंगी। और इन सारी पॉपुलेशन को अगर हम एक साथ लेंगे, ऑल पॉपुलेशन टुगेदर, ऑल पॉपुलेशंस टुगेदर एक ज्योग्राफिकल रीजन में एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट फॉर्म्स द कम्युनिटी ऑफ दैट ज्योग्राफिकल रीजन। तो आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं दिस इज द लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एक ज्योग्राफिकल एरिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं सबको हम क्या कह सकते हैं, दे आर कॉल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी का एक और नाम है, देखिए ये आप याद रखिएगा, बायोसिनोसिस, ये याद रखिएगा। कहीं पे वहां पे आपको लिखेंगे, आपके क्वेश्चन आएगा, वहां पे ऑप्शन में कम्युनिटी कहीं नहीं होगी, तो उस वक्त कंफ्यूज नहीं होना। वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे ये टर्म दी हो सकती है, दैट इज बायोसिनोसिस। अब नेक्स्ट यहां पे मैं थोड़ा पहले दिखाता हूं, नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम एंड बायोस्फीयर। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा, इसका मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं पॉपुलेशन इकोलॉजी अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसी तरह से कम्युनिटी इकोलॉजी अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी एक इंट्रोडक्शन है इन टॉपिक्स की, टेंशन ये नहीं लेना कि अभी हम सर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हैं, सब डिटेल्स आएंगी, आपको वरी बिल्कुल भी नहीं करना है। नाउ यहाँ पे यही कम्युनिटी मैं लेता हूँ। अब कम्युनिटी के ऊपर क्या होता है, इसके बाद आता है कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद क्या आता है, मैंने यहाँ पे दिया है दैट इज लैंडस्केप, उसके बाद मैंने बताया बायोम, उसके बाद मैंने बताया बायोस्फीयर। बेसिकली इंडिविजुअल्स ज्वाइन होकर पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशंस के ऊपर फिर क्या, डिफरेंट पॉपुलेशन टुगेदर फॉर्म कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी के साथ जब हम उसका एबायोटिक एनवायरनमेंट, अब यहाँ पे यही ज्योग्राफिकल रीजन है जिसमें ग्रास है, जिसमें डियर है, जिसमें लाइन है। डियर ग्रास को कंज्यूम करता है, लाइन डियर को कंज्यूम करता है, इनकी पॉपुलेशन यहाँ पे है। और इन पॉपुलेशंस के साथ जब हम इस रीजन में जो भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं, या एबायोटिक कंडीशंस हम कह सकते हैं, जो भी हैं उनको साथ लेंगे, उन सब को इन पॉपुलेशंस के साथ या इस कम्युनिटी के साथ यूनाइट करके हम इस सारे सिस्टम को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या है, ये कई बार ऐसे ही पूछा जाता है डायरेक्टली, कम्युनिटी प्लस बायोटिक कम्युनिटी प्लस एबायोटिक एनवायरनमेंट, जो भी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, इन दोनों का सम अप जब हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड इको सिस्टम। अब ये इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। क्या मतलब है इसका, कि अगर आप छोटी लेवल पे नेचर की फंक्शनिंग को समझना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट इकोसिस्टम को समझना है। नेचर फंक्शंस इन द मिनिमलिस्टिक वे इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम रिप्रेजेंट करता है कि नेचर कैसे फंक्शन करता है। जैसे यही इकोसिस्टम हम लेंगे, अब यहां पे दिस ज्योग्राफिकल रीजन विद इट इज एबायोटिक एनवायरनमेंट एंड बायोटिक कम्युनिटी, दिस इज एन इकोसिस्टम। ये एक इकोसिस्टम है, ये हमें दिखाएगा कि नेचर कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, नेचर कैसे फंक्शन करता है। यहां पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए नेचर, इसमें क्या क्या आएगा हम आगे पढ़ेंगे। जैसे इसमें आएगा एनर्जी फ्लो होता है, यहां पे एनर्जी फ्लो, ये अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में। इसमें प्रोडक्टिविटी आएगी, ट्रॉफिक लेवल्स आएंगे,
लेवल्स आएंगे, इसके बाद काफ़ी सारी और भी चीज़ें आएंगी जो हम इसमें पढ़ेंगे, जिस तरीके से हमें समझ आएगा कि हाँ भाई ऐसे नेचर फंक्शन करता है। तो ये एनर्जी फ्लो हम इकोसिस्टम्स की से निचली लेवल पे हम स्टडी नहीं कर सकते, प्रोडक्टिविटी हम इकोसिस्टम से निचली लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे स्टडी नहीं कर सकते। हमें प्रोडक्टिविटी देखनी है तो इकोसिस्टम की देखेंगे, ट्रॉफिक लेवल्स देखेंगे तो इकोसिस्टम वहां पे जाएगा, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम पढ़ते हैं। तो मिनिमम अगर हम छोटी लेवल पे नेचर को समझना चाहते हैं, दैट इज यूनिट ऑफ नेचर, दैट वी हैव टू फाइंड, दैट वी हैव टू लर्न थ्रू लर्निंग इकोसिस्टम। अब है क्या यह इकोसिस्टम? इकोसिस्टम एक ऐसा सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट है, आगे मैं डिटेल में इसके बारे में पढ़ाऊंगा क्या होता है सेल्फ सस्टेन्ड, कि खुद को ये सस्टेन करता है। इसमें एनर्जी जो आती है बाज़ाब्ता एनर्जी का सोर्स होता है, इसमें डिकम्पोजर्स होते हैं, सब सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट ऑफ नेचर है नेचर। और इसमें होता क्या है एक्चुअली, व्हाट इज इकोसिस्टम? इट इज ए सेल्फ सस्टेन्ड सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट ऑफ नेचर वेयर नेचर functions, where what happens कि living organisms and non-living environment interact with one another. अभी मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। ये जिस यूनिट में ये इंटरेक्शन होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट में, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं? दैट स्मॉलेस्ट यूनिट of these interactions is what is called ecosystem. ये सेल्फ सस्टेन या सेल्फ रेगुलेटरी अभी आप जहन में मत रखिए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ interactions in nature between organisms and their abiotic environment, that smallest unit is known as ecosystem. इतना अभी याद रखिए। अभी इसमें मैं बहुत कुछ ऐड भी करूंगा आगे, अभी टेंशन मत लीजिए। अब इकोसिस्टम के बाद नेक्स्ट लेवल जो होती है दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप। देखिए यहां पे मैं लिखता हूं लैंडस्केप क्या होती है? CAP। देखिए जब हम किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में जाते हैं, सपोज दिस इज ए ज्योग्राफिकल रीजन, यहां पे अगर आप देखेंगे इकोसिस्टम्स, यहां पे हम देखेंगे, यहां पे सपोज एक रिवर है, मैं एक नजर मारता हूं, आई सी इन अ सिंगल व्यू, फील्ड ऑफ विजन, मैं ऐसे देख रहा हूं, मुझे क्या यहां पे एक ही इकोसिस्टम मिलेगा? यहां पे रिवर है, यहां पे सपोज ग्रासलैंड है, यहां पे कुछ ट्रीज हैं, यहां पे कुछ ट्रीज भी हैं। तो यहां पे अगर मैं देखूं ये इंडिविजुअली, ये रिवर दिस इज एन इकोसिस्टम, ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल यूनिट है, छोटे से छोटा यूनिट जहां पे नेचर इंटरेक्ट करता है। ये ग्रासलैंड, ये एक छोटे से छोटा ऐसा यूनिट है जहां पे नेचर इंटरेक्ट करता है। ये ट्रीज यहां पे ये एक ऐसा छोटा सा छोटा यूनिट बनाते हैं जहां पे नेचर इंटरेक्ट करता है। लेकिन जब मैं देखता हूं एक ज्योग्राफिकल रीजन में, क्या मैं एक ही इकोसिस्टम देखता हूं कि काफी सारे इकोसिस्टम्स मुझे मिलते हैं? मुझे काफी सारे इकोसिस्टम्स मिलते हैं। और एक फील्ड ऑफ विजन, जो हमारा विजिबल फीचर्स जो भी हमें मिलेंगे, विजिबल फीचर्स जो हमें मिलेंगे इन अ सिंगल व्यू, वो कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? दैट इज कॉल्ड अ लैंडस्केप। तो किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में एक ही इकोसिस्टम नहीं होता है, एक लैंडस्केप हमें मिलता है जिसमें मल्टीपल इकोसिस्टम्स होते हैं। इकोसिस्टम आगे मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, अभी टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है? टाइम भी 38, थोड़ा सा मैं और टाइम लेता हूं। इकोसिस्टम के बाद या अब हम क्या करेंगे, जो बायोम एंड बायोस्फीयर है, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा क्लियर करूंगा क्योंकि ये लंबा होगा, एंड आई हैव टू अपलोड आल्सो नेट को देखते हुए। आई थिंक आई हैव टू फिनिश इट हियर। कल मैं बताऊंगा बायोम क्या होता है, उसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं बायोम्स की। लेकिन याद रखिएगा अभी जो मैंने पढ़ा है दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू दीज टॉपिक्स, अभी इनको अच्छे से खोलना है, अच्छे से समझना है। उसमें 5-8 लेक्चर हर यहाँ पे लगेंगे हमें, ठीक है? दिस वाज इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू सो मच। अगर कोई भी आपको सजेशन देनी है या कुछ भी कन्फ्यूजन कहीं पे है, प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड जो भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगी, क्रिटिसिज्म होगा पॉजिटिव, मैं वेलकम करता हूँ, टेंशन उसका नहीं है। हाँ, मुझे भी इम्प्रूव करने का मौका मिलना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, एंड
आई कंग्रेचुलेट उनको करता हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में सिलेक्ट हो गए। तो बीइंग बिजी आई कुड नॉट कंग्रेचुलेट देम, एंड थैंक यू, हमारी शान आपने बढ़ाई, और इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा एंड मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।